चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, मजा में है ना? ब्लड डोनेट आप लोग करते हैं? करते हैं? ओ निगेटिव है जी किसी का? ओ निगेटिव, ओ निगेटिव बड़ी रेयर केस में मिलता है। हाँ, रेयर केस में मिलता है। अभी एक लड़का आया हुआ है, नीचे में है, उसके पिताजी को जो है ब्लड कैंसर है। हम ध्यान से सुन नहीं पाए, लेकिन कोई बीमारी से पीड़ित है उनके पिताजी, और उनको ओ निगेटिव ब्लड की आवश्यकता है। तो ओ निगेटिव तो बड़ी रेयर केस में मिलता है, बहुत रेयर केस में। हम उसको ये बात बोले हैं, हाँ ब्लड बैंक से मिलेगा, लेकिन देखिए ब्लड में क्या होता है जानते हैं? हम भी देखे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि ओ निगेटिव मिल जाता है तो उसका ब्लड अगर चढ़ाया जाएगा ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मान लिया जाए कि ओ निगेटिव की जगह ए पॉजिटिव दे दिए और ओ निगेटिव ले लिए, तो बहुत पुराना ब्लड होता है, रखा हुआ होता है बहुत पहले का, तो वो थोड़ा काम करता है, लेकिन थोड़ा उतना अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत नज़दीक से फील किए हैं, इस चीज़ को समझिए, उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। तो ओ निगेटिव बड़ी, वो लड़का भी बोलेगा कि सर हेल्प नहीं किए, ओ निगेटिव बड़ी रेयर केस में मिलता है। अच्छा, किसी का नहीं है ओ निगेटिव? तो आपको कैसे पता कि उसका? बोल रहा है तो देने के लिए तैयार होगा तभी ना जी। ब्लड सब ऐसा चीज है जो किसी को जबरदस्ती नहीं दिलवाया जा सकता है। टुनटुन है, कौन ग्रुप चाहिए था उसको ब्लड? ओ निगेटिव क्या? नहीं पता, हमको तो बोला है ओ निगेटिव ही चाहिए। चलिए, थोड़ा मुंह उठाइए हो के। चलिए, जानबूझ करके उसका मजाक उड़ा रहा है ये सब। चलिए सुनिए, हल्ला नहीं करना। आइए, और सब बढ़िया है? कॉपी दीजिए, थोड़ा पूछते हैं। सम्मिलित रूप से ही पूछते हैं। लोक अदालत का अर्थ क्या होता है? लोगों का। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का जनक? अच्छा, कोर्ट मार्शल के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? नहीं ना। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, कौन अनुच्छेद कहता है? 200। हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कर सकता है? 200। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के। भारत में कितना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? 1916। चलिए ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना हाई कोर्ट है? कौन कौन? दिल्ली और दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? 1900। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का 1900। चलिए ठीक है। अब इससे आगे हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप हेडिंग मारिएगा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय,
मछली बेचना आप बंद कीजिए। जो भी बेच रहे थे तो बगल में हाट है, बैठा देंगे हम। अब तो कुछ दिन के बाद मछलियों सब नहीं मिलेगा, दशहरा में शुरू हो जाएगा। हाँ, तो जितना दिन बाकी है उतना दिन बेच लीजिएगा आराम से कम इतना पैसा निकाल लीजिएगा कि नया कपड़ा उपड़ा ले ले। क्या जी? चलिए सुनिए, अब मुंह नहीं खुलना, मुंह तोड़ देंगे नहीं तो। अब यहां आइए, अधीनस्थ न्यायालय देखिए। अधीनस्थ न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसके विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 हमें अधीनस्थ न्यायालय के विषय में जानकारी देता है। अधीनस्थ न्यायालय के विषय में जानकारी देता है। अधीनस्थ न्यायालय खास तौर पर निम्न स्तरीय न्यायालय होता है। निम्न स्तरीय न्यायालय होता है अधीनस्थ न्यायालय, खास तौर पर जो है आपको निम्न स्तरीय न्यायालय होता है। और यह न्यायालय जिला में देखने को मिलता है। जिला में देखने को मिलता है, जिला में। और जैसे प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट देखने को मिलता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जिला में एक अधीनस्थ न्यायालय देखने को मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन रहता है। उच्च न्यायालय के अधीन रहता है। तो जो जिला में न्यायालय रहता है वह हाईकोर्ट के अधीन रहता है, उच्च न्यायालय के अधीन रहता है। इसी वजह से उसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय कहिए या जिला न्यायालय कहिए, दोनों एक बात है। अधीनस्थ न्यायालय कहिए या जिला न्यायालय कहिए, दोनों एक बात है। और जिला न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जो जिला न्यायाधीश है ये जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जो जिला न्यायाधीश होता है ये जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। और जिला न्यायाधीश के तौर पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 7 वर्षों तक अभी तक अधिवक्ता के पद पर रहा है। 7 वर्षों तक कम से कम अधिवक्ता के पद पर रहा है, या जिसके पास न्यायिक
कार्य करने का अनुभव है, न्याय करने का अनुभव है, उसे ही जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, ये जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सलाह पर करता है। उच्च न्यायालय के सलाह पर, जैसे बिहार में पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट के सलाह पर बिहार के किसी जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और उच्च न्यायालय के सलाह पर करते हैं, उच्च न्यायालय के सलाह पर करते हैं। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। और यही जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, तो इसी को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, इसी को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, यानी रुपया पैसा से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। और यही जब फौजदारी मारपीट से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है तो उसी को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश को अधिकार है कि वह हर प्रकार की सजा सुना सकता है, हर प्रकार की सजा सुना सकता है, मतलब फांसी की सजा भी सुना सकता है, आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है, मृत्युदंड की सजा सुना सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो उसे मृत्युदंड नहीं दे दिया जाएगा जब तक हाई कोर्ट उसकी जांच नहीं करेगा, जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, तब तक जिला न्यायालय के निर्णय पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। अगर जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया और हाईकोर्ट उस पर मोहर लगा दिया कि हां दे दीजिए, तब दिया जा सकता है। बिना हाईकोर्ट के मोहर के, बिना हाईकोर्ट के अनुमति के, बिना हाईकोर्ट के अनुमति के जिला न्यायालय के आदेश पर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। जब तक कि हाईकोर्ट उस पर अमल न कर ले, हाईकोर्ट आदेश न दे दे, तब तक नहीं दिया जा सकता है। याद रखिएगा, तो नीचे से लिखिएगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही होता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही होता है? नहीं ना होता है। उच्च न्यायालय अलग है, उच्चतम न्यायालय अलग है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। तो उच्च न्यायालय अलग होता है। मां बकलो लड़का है तरीका। उच्चतम न्यायालय 214। उच्चतम न्यायालय देश में सिर्फ एक है और न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर में उच्चतम न्यायालय। न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर में क्या है? उच्चतम न्यायालय। और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पूरे देश के भीतर 25 है। उच्च न्यायालय राज्य में होता है। कहां होता है? राज्य में। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। अब वो पूछेगा प्रत्येक राज्य में होता है तो 28 गो राज्य, 28 गो काहे न? हमको नहीं पता है 28 गो काहे न। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। ऑनलाइन हम कैसे पीछे भेज?
चलिए लिखिए, है देखिए, इसको देखिए, ये कहां से आया था, कहां से आया था पूछिए ना, कौन ग्रह से आया था, है बट कहां जाना है, आए तो कहां घुस गए आप, कौन क्लास में घुस गए, गलत क्लास में घुस गए, आए तोड़ी का, इतना देर के बाद उसको नींद खुला, एक से एक नमूना है, लिखिए। अधीनस्थ न्यायालय, यही जो अधीनस्थ न्यायालय होता है ना, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ही जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय सब होता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय का ही एक पार्ट है। लिखिए, राज्य की कार्यपालिका, नीचे से लिखिएगा, राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में एक उच्च न्यायालय, राज्य की कार्यपालिका में एक उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय होता है। राज्य की कार्यपालिका में एक उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिसे निम्न न्यायालय भी कहा जाता है, जिसे निम्न न्यायालय भी कहा जाता है, जिसे निम्न न्यायालय भी कहा जाता है। जिसे निम्न न्यायालय भी कहा जाता है, फुल स्टॉप। इसे अधीनस्थ न्यायालय इस कारण कहा जाता है क्योंकि ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन, क्योंकि ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, क्योंकि ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। फुल स्टॉप। अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जिला में होता है, जिला में होता है, जिस कारण उसे जिला न्यायालय
जिस कारण उसे जिला न्यायालय कहा जाता है। जिस कारण उसे जिला न्यायालय कहा जाता है। फुल स्टॉप। जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश होता है जो कि जिला का जो कि जिला का जो कि जिला का जो कि जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो कि जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो कि जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। फुल स्टॉप। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से उच्च न्यायालय के सलाह से किया जाता है। किया जाता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। वैसे व्यक्ति उसी में कंटिन्यू। वैसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के तौर पर वैसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है। वैसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है जिसमें वैसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के तौर पर आगरा एचसी गलत बताते हैं। आगरा हाई कोर्ट गलत बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ आपका क्लियर ही नहीं है। आगरा में हाई कोर्ट का पहले गठन हुआ था। आगरा से हटा करके जो है उसको इलाहाबाद में लाया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? वैसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया है। अधिवक्ता के तौर पर काम किया है।
कार्यपालिका, राज न्यायपालिका, ये सब कहाँ से आया है हो? सब बीच में घुस गया है लगता है का? राज न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो क्या है ये कार्यपालिका? क्या ये फालतू का कमेंट कर रहे हैं आप लोग? फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन अगर वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, (1875) में गया है फिरोज हुसैन, 1875 में, 1866 में स्थापित हुआ, 1875 में गया है। उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन अगर वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन अगर वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं, उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं, उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं, उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। चलिए, तो एकदम हर परीक्षा में काम देगा जी, इस सिलेबस का अंग है, ऐसा थोड़े है कि फालतू चीज पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अब एक लड़का पूछ रहा है कि सर ये सब दरोगा परीक्षा में काम देगा, दरोगा का सिलेबस इससे अलग हट करके थोड़े है जी, नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा, हाँ एक और पॉइंट लिखिए, आगे लिखिएगा, हाँ उसी में कंटिन्यू लिख लीजिए ना, लिखिएगा। अगर जिला न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड की सजा दी है, अगर जिला न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड की सजा दी है, अगर जिला न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड की सजा दी है, किसी को मृत्युदंड की सजा दी है, तो बिना उच्च न्यायालय के अमल के, तो बिना उच्च न्यायालय के अमल के, तो बिना उच्च न्यायालय के अमल के बिना उच्च न्यायालय के अमल के अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है।
अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, एक चीज हो सकता है पहले भी समझाए होंगे, हो सकता है नहीं भी समझाए होंगे, समझना जरूरी है। एक है, एक आपको एक टर्म है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। मौलिक अधिकार में जब मौलिक अधिकार को पढ़ाते हैं तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू के विषय में हम आपको बताते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा, न्यायिक समीक्षा न्यायिक व्यवस्था से ही संबंधित टर्म है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। देखिए, एक तो पहली बात आप ये जानिए कि जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार होता है। इसके अलावा भारतवर्ष के भीतर जो भी कोर्ट है, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, मोबाइल कोर्ट हो, सेना न्यायालय हो या अन्य कोई भी न्यायालय हो, उसको न्यायिक समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसको न्यायिक समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब न्यायिक समीक्षा क्या होता है, हो सकता है हम आपको पहले समझाए होंगे, निश्चित तौर पे समझाए होंगे। मौलिक अधिकार जब पढ़ाते हैं तो वहां पर इस विषय में हम आपको समझाते हैं। अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो यहां समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का 3 अंग होता है। सरकार का जो 3 अंग होता है उसमें एक होता है कार्यपालिका, एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, दूसरा क्या होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। तीसरा क्या होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब पॉलिटी तो आप इतना पढ़ लिए हैं कि आप इतना तो जरूर बता सकते हैं कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका में कौन आता है, न्यायपालिका में कौन आता है। इतना आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इतना तो पढ़े हैं ना जी। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब कार्यपालिका में आता है। विधायिका में, लोकसभा, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देखिए, कार्यपालिका, आप सभी लोग अभी तुरंत बोले हैं कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आता है। तो ये लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोग काम करने का आदेश देते हैं। जैसे मोदी जी रात को 8 बजे टेलीविजन पर आ जाते हैं, आदेश दे देते हैं, लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं फलना तारीख से, 500,000 का नोट बंद कर रहे हैं फलना तारीख से, आप लोग दिया जलाइए, बत्ती जलाइए, थाली पीटिए। मोदी जी आकर के टेलीविजन पर आदेश देते हैं ना, और हम लोग उस आदेश को मानते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका में आता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं वो आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। तो कार्यपालिका के द्वारा आदेश दिया जाता है।
अब कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, इसके बाद विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, यानी कानून का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? कानून। किसका निर्माण किया जाता है? कानून। तो कार्यपालिका क्या देता है? आदेश। विधायिका क्या करता है? कानून का निर्माण करता है। यहां तक बात समझ में आया? अब एक चीज बताइए, जब हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं तो पहला क्लास में ही हम ये बात बताते हैं, जो क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो सर्वोच्च कौन है? संविधान। सर्वोच्च कौन है? संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है। संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़े होंगे, अगर आप राष्ट्रपति पढ़े होंगे, तो वहां पर एक बात हम बताए होंगे, जो संविधान है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को है। मतलब संविधान का जो गार्जियन है, संविधान जो कस्टडी में काम करता है, संविधान का जो कस्टोडियन है, संविधान का जो अभिरक्षक है, संविधान का जो गार्जियन है, वह सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? संविधान। संविधान को प्राप्त है। और संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान की व्याख्या जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका जो भी आदेश देता है, वह आदेश संवैधानिक प्रावधानों के तहत है या नहीं है। विधायिका जो भी विधि या कानून का निर्माण करता है, वह संवैधानिक प्रावधानों के तहत है या नहीं है। इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। इसकी जांच करने का अधिकार किसको होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका को ही इसकी जांच करने का अधिकार क्यों होता है? तो न्यायपालिका को ही इसकी जांच करने का अधिकार इस वजह से होता है क्योंकि संविधान का व्याख्याकार न्यायपालिका ही है। संविधान का व्याख्याकार कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। तो संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका ही करता है। और अगर कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश संविधान के प्रावधानों के तहत है तो वह लागू रहता है, और अगर संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं है तो यह लागू नहीं रहता है। यह लागू नहीं रहता है, बल्कि न्यायपालिका उसे निरस्त कर देता है, उसे समाप्त कर देता है। न्यायपालिका क्या करता है? निरस्त कर देता है या समाप्त कर देता है। तो एक बार फिर से सुनिएगा। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू क्या है? कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, विधायिका द्वारा निर्मित विधि संवैधानिक प्रावधानों के तहत है या नहीं है, इसकी जांच जो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है उसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार किसे है? तो न्यायपालिका को है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है। जैसे अगर भारत की संसद ने कानून बनाया है, राष्ट्रपति ने आदेश दिया है, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर राज्यपाल ने आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, अब विधानमंडल ने कानून बनाया है, इसकी समीक्षा हाई कोर्ट करता है। इसकी समीक्षा हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट। तो यहां पर इसको याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि यह जो न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रावधान है,
ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में शामिल है। मूल विशेषताओं में शामिल है। यह संविधान की आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। इसी वजह से इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो क्या भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की चर्चा प्रत्यक्ष तौर पर है या नहीं है? भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रत्यक्ष तौर पर न्यायिक समीक्षा की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मूलतः न्यायिक समीक्षा की चर्चा अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 13, 32 और अनुच्छेद 226 में है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा। भारत में हाँ, तो कमेंट का ढड्ढड़ है। राकेश कुमार सिंह, अनुच्छेद 233 के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत न्यायपालिका के अंतर्गत ना आएगा सर अधीनस्थ न्याय। फर्स्ट पॉइंट में राज्य की कार्यपालिका लिखा दिए हैं क्या? राज्य की कार्यपालिका में एक उच्च न्यायालय, सॉरी, राज्य की न्यायपालिका होगा। सुनिए एक मिनट, अधीनस्थ न्यायालय लिखवाना शुरू किए थे। अधीनस्थ न्यायालय में पहला लाइन देखिए तो राज्य की कार्यपालिका लिखा दिए हैं। कार्यपालिका को काट के न्यायपालिका कीजिए, कार्यपालिका को काट के न्यायपालिका कीजिए। अधीनस्थ न्यायालय में जो पहला पॉइंट है, राज्य का कार्यपालिका लिखा दिए हैं, कार्यपालिका को काट करके न्यायपालिका कीजिए, कार्यपालिका को काट के न्यायपालिका कीजिए। सुभाष कुमार, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर संस्थान में बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको करवाते हैं मैथ रीजनिंग, ठीक है। संस्थान में एगो टीचर रखे हुए हैं मैथ रीजनिंग का। लिखिएगा, भारत में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार, भारत में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। फुल स्टॉप। अधीनस्थ न्यायालय को, उसी में कंटिन्यू, अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का, अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चलिए, न्यायिक समीक्षा के विषय मौलिक अधिकार में नहीं लिखा है हुए, देखिए तो लिखा है नहीं।
देखिए तो मौलिक अधिकार में मौलिक हाँ लिखा है, लिखा है नहीं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 में, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 लिखिए, लिखिए, लिखिए तो लिखिए। लिखिएगा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। लिखिए ना। एक बार खाते हैं, दोबारा नहीं खाते हैं। लिखिए, भुकाइए मत ज्यादा, ऐसे गला काम करना छोड़ दिया है। न्यायिक समीक्षा लिखिए। कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि। कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि। विधायिका द्वारा निर्मित विधि। संवैधानिक मूल्यों के तहत, संवैधानिक मूल्यों के तहत है या नहीं, संवैधानिक मूल्यों के तहत है या नहीं, है या नहीं, इसकी जांच, इसकी जांच, इसकी जांच, इसकी जांच जो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, इसकी जांच जो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, उसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायपालिका ही न्यायिक समीक्षा इसलिए करती है, न्यायपालिका ही न्यायिक समीक्षा इसलिए करती है न्यायपालिका ही न्यायिक समीक्षा इसलिए करती है क्योंकि 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 संविधान की व्याख्या, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार
संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को ही होता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को ही होता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को ही होता है, न्यायपालिका को ही होता है। न्यायिक समीक्षा, उसी में कंटिन्यू। न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रावधान न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के मूल ढांचा, भारतीय संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। इसलिए संविधान संशोधन के माध्यम से भी संविधान संशोधन के माध्यम से भी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। बदलाव नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। प्रत्यक्षतः भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की चर्चा नहीं है। न्यायिक समीक्षा की चर्चा नहीं है। न्यायिक समीक्षा की चर्चा नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा मूलतः अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 226 में है। चलिए, अब इसके बाद जो है एक शब्द है जनहित याचिका। एक शब्द है आपको जनहितवाद, लोकहितवाद या इसी को अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या शॉर्ट में PIL कहते हैं। ठीक है, तो जनहितवाद, लोकहितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या इसी को शॉर्ट में PIL कहते हैं। चलिए, हाँ आप उठ जाइए तो हीरो।
आपको शुरुए से देख रहे हैं। उधर उठिए उठिए उठिए, उधर उठिए। जो बतिया रहे थे उठ जाइए, व्हाइट टी शर्ट वाला से जो बतिया रहे थे उठ जाइए। कॉपी लेके आइए, आप कॉपी लेते आइए। नहीं नहीं आपको नहीं, उधर उधर, हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। शुरुए से बतिया ही रहा है, ठीक है। और आप आसपास वाला जो है, इस साइड वाला भी उस साइड वाला भी, दोनों साइड वाला आ जाइए। आ जाइए सब लोग, आ जाइए आ जाइए, सब लोग आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। दीजिए कॉपी दीजिए। चलिए, क्या करने आए हैं? कॉपी लेते आइए, आप भी कॉपी लेते आइए। क्या करने आए? बतियाने आए हैं। बतियाने ही ना आए? बतिया रहे थे कि नहीं बतिया रहे? ईमानदारी से बोलिए, झूठ मत बोलिए। हैं? बतिया रहे थे? क्या बतिया रहे थे? हैं? कौन घर जाएगा? वो लड़का। और आपको घर जाना है? कब घर जाइएगा? आज बांका इंटरसिटी से। तो क्या बात हो रहा था? तो वही बोल रहा था तुम बांका इंटरसिटी से घर चले जाओ। हैं? भाई महाराज, आप तो शुरू से बतिया रहे, तभी से इतना ही बात हुआ है। 1 घंटा हो गया है, हम 1 घंटा में सिर्फ इतना बात हुआ है। चलिए, ये तो हो गया हंसी मजाक का बात। अरे बाप रे, तो बहुते पढ़ा है हो, तो सब चीज पढ़ा है। हाय तोरी के, तो शुरुए से पढ़ा है, शुरू से पढ़े हैं। जय गुरु जय महाकाल। तो शुरुए, तो इतना दिन से जो है आप नहीं समझ पाए हमको। अरे बाप रे, ये हो तो अपराधी है, ये तो हमारा तौहीन हो गया। चलिए, बताइए ओसीआई क्या है? आप ही के कॉपी का चीज है, देखिए लिखा हुआ ओसीआई। हाँ, बांका इंटरसिटी से चले जाइए। कहाँ जाइएगा? मुंगेर। अच्छा, आगे बताइए आप। बीच में कॉपी में जगह भी छूटा है। राष्ट्रपति के बीटो शक्ति के विषय में बताइए। हाय, नील बटे सन्नाटा। देखिए, मंत्रिमंडल क्या है बताइए। कौन कौन, सॉरी, कौन कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं? नील बटे सन्नाटा कुल मिलाकर के। आर्टिकल 114 में क्या है? सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, एक भी आपके कॉपी से बाहर नहीं कुछ। अनुच्छेद 114 में क्या है देखिए, कुल मिलाकर के क्या हुआ? नील बटे सन्नाटा है। फटा कहाँ है? फटा से जब लगता है ना, बढ़िया बढ़िया का होश ठिकाना लग जाता है। देखिए, सरमोने होता है, दांत निकाल रहा है। कहाँ घर है जी? मुंगेर। मुंगेर का लोग हैं, इसलिए बेशरम है। कैमरा उमरा नहीं ना है, गड़ेगा ना, गड़ेगा ना, हाथ में कांटी चुभ जाए ना। कांटी ना है इसमें, किधरो किधरो न चुभ जाएगा, बीमारी हो जाएगा। टिटनस का सुइयों नहीं लेने देंगे इसको हम। के पढ़ेगा के जाइए। हाँ, अभी इसको बांका इंटरसिटी से अभी हम भेजवा देते हैं। जाइए, आप चले जाइए, घर चले जाइए। जाइए जाइए, अब ये चले जाइए। जाइए जाइए जाइए, आप ऐसे भी आप बतिया ही रहते। जाइए ना, जाइए, ट्रेन छूट जाएगा मारे है, पागल है। बट जाइए 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 जाइए, निकलिए निकलिए,
अरे निकलिए जल्दी निकलिए ना, वो काहे मूड खराब करते हैं। हाँ, बांका इंटरसिटी से घर जाए, अजीब हाल है। चलिए, जनहितवाद, लोकहितवाद, या उसी को अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या उसी को PIL कहते हैं। क्या कहते हैं? PIL। क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए, सामान्य कानूनी प्रक्रिया में, सामान्य कानूनी, उजाकर के उधर बैठ गए। हे भगवान। चलिए, पता नहीं आवाज को क्या हो गया। देखिए क्या होता है, सामान्य कानूनी प्रक्रिया में जिसका हित प्रभावित होता है वह न्यायालय के शरण में जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए हमको चाकू मारा गया, हमसे हमारा धन संपत्ति छीन लिया गया, हमको गोली मारा गया, तो न्यायालय के शरण में हम जाएंगे, न्यायालय के शरण में हम जाएंगे। अगर हमारा हित प्रभावित हुआ है, मतलब हमको गोली मारा गया है, हमको चाकू मारा गया है, हमारी धन संपत्ति लूट ली गई है, तो न्यायालय के शरण में हम ही जाएंगे। लेकिन अब मान लिया जाए कि हमारा धन संपत्ति हमसे कोई लूट लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा धन संपत्ति अगर हमसे कोई लूटा है, वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, तब तो हमसे हमारा धन संपत्ति लूट लिया। अगर हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता तो वो हमसे हमारा धन संपत्ति लूट ही नहीं सकता था। तो शक्तिशाली था, हमसे लूट लिया। अब हमारे भीतर उनके खिलाफ न्यायालय जाने की हिम्मत नहीं रही, मतलब हम सामने वाले से डर गए और हम न्यायालय के शरण में नहीं गए। और अगर हम सामने वाले से डर गए और हम न्यायालय के शरण में नहीं गए, तो बिना न्यायालय के शरण में गए क्या हमको न्याय मिल सकता? नहीं मिल सकता है, हमको न्याय नहीं मिल सकता है। हमको न्याय तब मिलेगा जब हम न्यायालय के शरण में जाएंगे, लेकिन हम में हिम्मत नहीं है कि हम न्यायालय के शरण में जा सकें। एक स्थिति ये हो गया। दूसरा, भारत के सभी लोग साक्षर नहीं है। भारतीय लोगों के बीच जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। साक्षरता नहीं होने, जागरूकता के कमी के कारण अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो न्यायालय के शरण में ही नहीं जाता है, और जब न्यायालय के वह शरण में ही नहीं जाता है तो फिर उसे तो न्याय मिल नहीं सकता है। अगर कोई न्यायालय के शरण में नहीं गया, भले निरक्षरता के कारण या फिर नहीं, फरफरा रहा है, जिंदा है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। अगर किसी को डर नहीं होता है तो उसको पकड़ के बाहर फेंक दीजिए, अगर डर होता है तो छोड़ दीजिए। चमगादड़ को महाराज, किसको नहीं, चमगादड़ को। नहीं, वीडियो ऑडियो नहीं रुक रहा है, हम भी देख रहे हैं, वीडियो ऑडियो नहीं रुक रहा। चलिए सुनिए। हाँ, तो अब देखिएगा, अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ, हम डर गए, हम कमजोर पड़ गए, हमारे पास पैसा नहीं, हम न्यायालय के शरण में नहीं गए, हमको न्याय नहीं मिला। अगर कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है, जागरूक नहीं है,
उसके साथ अन्याय हुआ, वह न्यायालय के शरण में नहीं गया, उसे न्याय नहीं मिला। जबकि भारत का संविधान कहता है कि अगर भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलनी चाहिए। अगर भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलनी चाहिए। अब हम पे फिर आ जाइए। अब मान लिया जाए हमारे साथ अन्याय हुआ, जो घटना बताए थे वो बता दिए, तो अब हम न्यायालय के शरण में नहीं गए, लेकिन मेरा कोई बहुत खास दोस्त, ठीक है, बहुत खास दोस्त जो है उसने यह देखा कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारा दोस्त हमारे मामलों को न्यायालय में उठा करके हमें न्याय दिलवाने का काम करेगा। या कोई एनजीओ, कोई संगठन को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वह संगठन हमारे मामला को न्यायालय में उठाएगा और हमें न्याय दिलाएगा। मतलब जिसका हित प्रभावित हुआ है वह न्यायालय के शरण में नहीं गया है, बल्कि उससे संबंधित कोई व्यक्ति या कोई संगठन न्यायालय के शरण में जाकर जो न्याय दिलाता है उसी को लोकहितवाद या जनहितवाद कहा जाता है। लोकहितवाद या जनहितवाद कहा जाता है। मतलब अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, हम नहीं गए न्यायालय में, तो हमारे मामला को हमारा कोई दोस्त या कोई संगठन उठाया और उठा करके हमें न्याय दिलवाने का काम किया। इसी को लोकहितवाद या जनहितवाद कहा जाता है। एक प्रकार से आप सोचिए तो यह जो व्यवस्था है यह तो अच्छी व्यवस्था है। यह कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, और जब कहीं ना कहीं यह व्यवस्था न्याय दिलाने का काम करता है तो यह अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था है। और इसका इजाद 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका से ही इस व्यवस्था को भारत में लाया गया है। और भारत में 1980 के दशक में 1985 ईस्वी में इसे लागू किया गया। और जब लागू किया गया था तो उस समय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वे पीएन भगवती थे। और पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के द्वारा, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती के द्वारा ही जो है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद या लोकहितवाद को लाया गया है। तो नीचे से लिखिएगा, हेडिंग मार लीजिए, लोकहितवाद, जनहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट में PIL। लोकहितवाद, जनहितवाद, लिखिएगा, सामान्य कानूनी प्रक्रिया में वह व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाता है जिसका हित प्रभावित हुआ हो। सामान्य कानूनी प्रक्रिया में वह व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाता है जिसका हित प्रभावित हुआ हो, लेकिन निरक्षरता और जागरूकता के कमी के कारण अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के शरण में न्याय हेतु नहीं जा पाता है, न्यायालय के शरण में न्याय हेतु नहीं जा पाता है, तो उस व्यक्ति के मामलों को न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया जाता है, इसे ही लोकहितवाद कहा जाता है, इसे ही लोकहितवाद कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति उन्नीस सौ 60 के दशक में, इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ। फुल स्टॉप। 1980 के दशक में इसे भारत में लागू किया गया। 1980 के दशक में इसे भारत में लागू किया गया। 1980 के दशक में इसे भारत में लागू किया गया। 1980 के दशक में इसे भारत में लागू किया गया। भारत में लागू किया गया। भारत में इसे लागू करने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर को है। भारत में इसे लागू करने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती, भारत में इसे लागू करने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती, भारत में इसे लागू करने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती, भारत में इसे लागू करने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर को है। कृष्ण अय्यर को है। जब यह व्यवस्था भारत में लागू हुआ था, उसी में कंटिन्यू, जब यह व्यवस्था भारत में लागू हुआ था, जब यह व्यवस्था भारत में लागू हुआ था, जब यह व्यवस्था भारत में लागू हुआ था, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। चलिए आइए, ध्यान दीजिए, हल्ला मत कीजिए। आइए,
अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय के न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन अनुच्छेद के तहत? 233। 200 जहां पर ये बात लिखे हैं ना, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, कॉस्ट में 233 लिख लीजिए। कॉस्ट में 233 जहां पे लिखे हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, वहां पर कॉस्ट में लिख लीजिए 233। लिख लिए कॉस्ट में 233। चलिए एक बात बताइएगा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? हाँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? भारत का। भारत में जनहितवाद या लोकहितवाद कब आया है? 1980 के दशक में। जब यह आया था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN। पढ़ लीजिएगा ये सब चीज। बात क्लियर है? चलिए इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। है सुनिए, होमवर्क। रुकिए, होमवर्क के पूछेंगे। दीजिए होमवर्क। क्या था होमवर्क जी? है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। है खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। शुरू से पढ़े हैं आप। पृथ्वी पर का बोझ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? कब आया? बैठ जाइए, बैठ जाइए। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किया गया? 1813। बैठ जाइए, खड़ा होइए। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे थे? हाँ, लॉर्ड स्टैनली। बैठ जाइए, है खड़ा होइए। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है? 1919। बैठ जाइए। लड़के सब तो ठीक है ठाक जवाब दे रहे हैं। है खड़ा होइए। चश्मा। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुए? 1900। द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935। बैठ जाइए, उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए। नहीं आगे वाली बैठिए, उधर उधर। अरे खड़ा होइए ना, बकलोल मारेंगे हम एक चाट मुंह। जान जाती है, बूझ जाती है, तब पर नहीं खड़ा होती है। ठीक है, वो देख रही कि हम उसी को बोल रहे हैं, मुंह तोड़ देंगे एक रोज हम। किस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं? 1909। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बैठ जाइए। है उधर खड़ा होइए। हाँ, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? मुंह तोड़ देंगे हम। है कौन अधिनियम हो? 1900। देशद्रोही है। बैठिए, बैठिए। देशद्रोही है, खड़ा हुई उधर। लड़की सब तो ठीक है ठाक जवाब दिए है। दांत निकाल लिया, दांत तोड़ देंगे हम। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कौन अधिनियम के तहत? महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कौन अधिनियम के तहत? 1919। बैठ जाइए। रेड टी शर्ट खड़ा हुई उधर 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 उधर। हाँ हाँ खड़ा हुई, खड़ा।
अरे ये लड़का समझ रहा है, हम इसी को खड़ा कर। नहीं नहीं उधर बैठे नहीं। हाँ 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 हाँ। कौन अधिनियम कांग्रेस के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने पारित किया? 1892। इधर खड़ा हो, इधर इधर, अरे इधर खड़ा होइए ना जी। हाँ, जानबूझ करके जो है ना ये सब नौटंकी करता है। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन किस अधिनियम के तहत गया था? क्या होगा? 1858। आतंकवादी है ये, आतंकवादी। भर रात कहिएगा हम आतंकवादी है, बैठ जाइए। सब आतंकवादी सब क्लास में आ गया है, पढ़ता उड़ता न है, देशद्रोही हैं आप लोग। खड़ा होइए। किस अधिनियम के तहत सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया गया? 1853। बैठ जाइए। चलिए अगला होमवर्क, अगला कौन चैप्टर है? संविधान सभा। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का।